अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन एनर्जी प्रोडक्शन। कल हम लोग अध्ययन कर रहे थे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। मतलब मानव के कल्याण में बहुत सूक्ष्म जीवी है जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो 12वीं की सिलेबस में 6 क्षेत्र दिया गया है, उसमें से हम लोग कल 3 क्षेत्र का अध्ययन कर लिए थे। पहला क्षेत्र था हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका। सेकंड था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पाद में। इसके अंतर्गत हम लोग विशेष रूप से औषधि उद्योग में इसका अध्ययन किए थे। तीसरा अध्ययन किए थे हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका। उसके बाद है चौथे क्षेत्र का नाम है एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं हमको अधिकांश ऊर्जा या पौधे को अधिकांश ऊर्जा कहां से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। सूर्य से जितना भी प्रकाश आता है वो एक प्रकार से ऊर्जा है वो। ठीक है, वहां से कहना चाहिए पृथ्वी तक 100% ऊर्जा आती है, लेकिन उनमें से 99.8 मतलब 99.8% ऊर्जा पुनः क्या हो जाती है? परावर्तित होकर वापस चली जाती है। पृथ्वी में केवल कहना चाहिए 0.2% ही प्राप्ति होती है, और यही 0.2% ही पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों के लिए पर्याप्त है। मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे, सभी जंतुओं के लिए क्या है? ये पर्याप्त है। पौधे कहने की इसी सनलाइट से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना ऊर्जा का निर्माण स्वयं करते हैं। मतलब प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। ठीक है, और कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। फिर उन कार्बनिक भोज्य पदार्थों को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ऊर्जा उत्पादन में किन किन सूक्ष्म जीवियों की आवश्यकता होती है और किस क्षेत्र में। तो 12वीं के सिलेबस में विशेष रूप से कहना चाहिए बायोगैस मॉडल में दी गई है। ठीक है, बायोगैस मॉडल के बारे में हम लोग सभी पहले से ही जानते हैं। अधिकांश घरों में कहना चाहिए बायोगैस भी है। आज से करीब 15 साल पहले अधिकांश घरों में बायोगैस मॉडल था, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले लगभग सभी के घरों में 2, 4, 6, 8, 10 तक कहना चाहिए मवेशी पाए जाते थे, गाय भैंस पाए जाते थे। लेकिन वर्तमान दौर में मवेशी की संख्या में भारी गिरावट आई है, क्योंकि कहना चाहिए गांवों में अब चरागन की क्या हो गई है? कमी हो गई है। भारत में कहना चाहिए जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और क्षेत्रफल उतना ही है। तो कहना चाहिए आजकल हम लोग जहां पर देखेंगे वहां पर घर ही दिखाई देगा। मतलब पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए चारागाह नहीं है। तो मवेशियों की संख्या में अचानक से भारी गिरावट आई है, और हमको पता है बायोगैस के लिए मवेशी अति आवश्यक है। क्योंकि मवेशी होता है, गाय भैंस होते हैं, इनके जो कहना चाहिए गोबर होते हैं, मल होते हैं, इन्हीं की सहायता से कहना चाहिए बायोगैस में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो मवेशी की संख्या गिर रहा है, तो हमको गोबर खाद की कमी हो जा रहा है। अतः बायोगैस मॉडल जो पहले घरों में था वो अभी लगभग बंद हो रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कहना चाहिए बायोगैस मॉडल में देखेंगे कौन कौन से सूक्ष्म जीवी है जो एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करते हैं। आप लोगों के पुस्तक में इसका एक मॉडल का एक चित्र भी है। यदि आता है, यदि बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो इस मॉडल का आप लोग चित्र भी बना लेंगे। ठीक है, उस मॉडल में क्या क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग अधिकांश लोग देख चुके हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें बता रहा हूँ बायोगैस मॉडल में। उसके प्रथम में नीचे तली में कहना चाहिए नींव पाई जाती है। जो बायोगैस मॉडल होती है उसके सबसे निचले वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नींव कहते हैं। ये कहना चाहिए सीमेंट तथा कंक्रीट का बना होता है, सीमेंट तथा कंक्रीट का बना होता है। वैसे पूरी बायोगैस का कहना है कि जो गुंबज होता है वो पूरी कंक्रीट और सीमेंट से ही बना होता है। ठीक है। तो सबसे जो निचले तली में होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नींव कहेंगे। उसके बाद कहना चाहिए डाइजेस्टर, मतलब उसमें जो गुंबज होता है, इस प्रकार से उसमें क्या होता है, गुंबज होता है, उसको क्या कहा जाता है, डाइजेस्टर कहा जाता है। ठीक है। उस गुंबज के ऊपर में, उस गुंबज के ऊपर में कहना चाहिए एक ढक्कन जैसे भाग होता है, उसको कहना चाहिए डोम कहा जाता है। यहीं पर एक कहना चाहिए पाइप भी होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन पाइप कहते हैं। ठीक है। गुंबज के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, डोम कहेंगे। क्लियर। और इसी डोम से कहना चाहिए एक पाइप निकलती है जहां से गैस रसोई घर तक जाती है, इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप कहा जाता है। उसके बाद इसमें होता है इनलेट पाइप, मतलब गुंबज में गोबर की खाद और पानी को अंदर ले जाने के लिए एक पाइप पाई जाती है, उस पाइप को क्या कहा जाता है, इनलेट पाइप। गुंबज में उपयोग होने के बाद जो गोबर होती है वो स्लरी के रूप में बाहर निकलती है पीछे साइड में, उस पाइप को क्या कहा जाता है, आउटलेट पाइप कहा जाता है। ठीक है। इसको देख लेंगे आप लोग चित्र को, पुस्तक में उतने अच्छे से नहीं है, गूगल में अच्छे से चित्र देख सकते हैं इसमें। ठीक है। नीचे में तली रहेगा उसको नींव बोलेंगे, गुंबज को कहना चाहिए डाइजेस्टर बोलेंगे, ऊपर में एक और होती है उभरा हुआ उसको डोम कहेंगे, वहीं से कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन पाइप होती है जो किचन घर तक पहुंचती है, गोबर खाद पानी अन्य कच्चे माल को अंदर ले जाने के लिए एक पाइप होती है उसको इनलेट पाइप बोलेंगे। अंदर में उपयोग होने के बाद जो स्लरी होती है, ठीक है, वो बाहर निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटलेट पाइप कहेंगे। गुंबज के अंदर टेम्परेचर लगभग 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास या फिर अधिक होती है, मतलब उतने डिग्री सेल्सियस में ही वहां पर कहना चाहिए टेम्परेचर होती है और उतने डिग्री सेल्सियस में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। तो ये कहना चाहिए बायोगैस मॉडल है, ये सब कहना चाहिए पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आपके पुस्तक में एक और शब्द लिखा गया है KVIC। KVIC ये कहने चाहिए वास्तव में ये संस्था का नाम है। KVIC ग्राम उद्योग और आयोग, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, ग्राम उद्योग एवं आयोग। यही कहने चाहिए एक संस्थान है, यही एक कहने चाहिए संस्थान है जो बायोगैस बनाने के लिए कहने चाहिए निःशुल्क प्रशिक्षण देता है। यदि कोई कहने चाहिए मिस्त्री है, बायोगैस मॉडल बनाना चाहता है, उसका प्रशिक्षण लेना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, कि KVIC खादी ग्राम उद्योग एवं आयोग ये क्या करता है, मिस्त्री और किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देता है। और ये KVIC और ये नाबार्ड, एक बैंक का नाम है नाबार्ड, ग्रामीण एवं जो गांव में कहने के जो किसान होते हैं उनके विकास के लिए ऋण देने के लिए एक बैंक बनाया गया है, उसको कहना चाहिए नाबार्ड बैंक कहा जाता है। और ये है IRDA, ये भी शासन की एक योजना है। तो ये कहना चाहिए बायोगैस बनाने के लिए ऋण देते हैं। ठीक है। ऋण देने का कार्य करते हैं और ये कहना चाहिए ऋण के साथ में ट्रेनिंग भी देता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था यहीं से कि मतलब बायोगैस भारत में किसने विकसित किया। ठीक है। तो उत्तर में ही आता है KVIC और वहां पर एक संस्थान भी लिखा था। KVIC और संस्थान दोनों ने ही बायोगैस मॉडल का क्या किया है, यहाँ पर विकास किया है। क्लियर। ये हो गया आप लोगों का बायोगैस मॉडल। उसके बाद है इसमें फंक्शन। इसके बाद इसमें क्या है, फंक्शन, मतलब कार्य कैसे करता है।
ठीक है, तो इसका कार्य कैसे करता है आपके जो पुस्तक में लिखा है वैसे याद नहीं करना है। बायोगैस मॉडल हम लोग कहीं पर देखें उसके आधार पर इसके फंक्शन को लिखना है। ठीक है, मान लो कहने चाहिए किसी के घर में बायोगैस मॉडल है, तो उसमें कहने चाहिए क्या होता है, इनलेट पाइप होता है, इनलेट पाइप होता है। ठीक है, तो ये मान लो कहना चाहिए ये इनलेट जगह है, मतलब यहीं पर कहना चाहिए हम लोग जो मवेशी का कहना चाहिए जो मल होती है, मूत्र होती है, गोबर होती है मान लो, ठीक है, उसको यहीं पर कहना चाहिए हम लोग पहले डाल देते हैं। इसमें कहना चाहिए एक छिद्र होती है, इस छिद्र को हम लोग अस्थायी रूप से किसी ढक्कन से क्या कर दिए रहते हैं, उसको बंद कर दिए रहते हैं। ठीक है, अब ये कहना चाहिए जो ये इनलेट पाइप है, वास्तव में क्या है, ये इनलेट पाइप है। इसके बाद कहने चाहिए यहां पर क्या होता है, ये गुंबज होता है, यहां पर क्या होता है, ये गुंबज होता है। अब यहां से गोबर का खाद है और पानी है, इसमें गोबर को खाद को डाल देते हैं और उसके आवश्यकता अनुसार पानी को डाल देते हैं। अब उसको कहने चाहिए अच्छे से घोलने का कार्य करते हैं, अच्छे से क्या करेंगे, उसको घोलने का कार्य करेंगे। और घोलने के बाद इस ढक्कन को हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे इसको। ठीक है, इसको निकाल देंगे तो गोबर का खाद और वाटर दोनों कहना चाहिए इस गुंबज में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, इस गुंबज में आ जाती है। और इसमें ऑलरेडी पहले से कहना चाहिए ये भरी होती है, ये डाइजेस्टर। ठीक है, अब ये कहना चाहिए जो उपयोग हो जाएगा, उपयोग होने के बाद जो बाहर निकलती है उसको स्लरी बोलते हैं। ठीक है, उपयोग होने के बाद यहां से क्या होती है, ये बाहर होती है, यहां पर भी क्या बना देते हैं, टंकी बना देते हैं। यहां पर उपयोग होने के बाद बाहर ये खाद आती रहती है, स्लरी यहां पर आती रहती है। अब ये तो पूरा कहने चाहिए गुंबज है। अब यहाँ पर कहने चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूशन पाइप होता है, इस भाग को कहने चाहिए डोम भी कह सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, पाइप होती है। ये पाइप को कहने चाहिए हमारे जहाँ किचन है वहां पर ले जाते हैं। मान लो किचन यहाँ पर है, ठीक है, तो ये पाइप को हम लोग यहाँ ले जाते हैं। और यहाँ पर कहने चाहिए घर में एक कहने चाहिए जो चूल्हा होता है, ठीक है, उसी प्रकार से एक सेम कहने चाहिए चूल्हा भी होता है। जैसे घर में कहने चाहिए हमारे पास जो सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का कार्य ये करती है, सिलेंडर का कार्य ये करती है। और घरों में कहने चाहिए जो गैस चूल्हे होते हैं, घरों में कहने चाहिए क्या होते हैं, जो गैस चूल्हे होते हैं, तो उसी प्रकार से सेम क्या होते हैं, उसमें भी चूल्हे होते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। घर का जो सिलेंडर का जो गैस चूल्हे है इसमें काम नहीं करेगा, उनके छेद क्या होती है, छोटी छोटी होती है। इनमें जो छेद होते हैं हल्की सी क्या होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है, मतलब बायोगैस के लिए अलग ही कहने चाहिए क्या आती है, चूल्हे आती है। ठीक है जी। अब कहने चाहिए यहाँ पर ऑन ऑफ का सुविधा भी होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर चूल्हे में भी कहना चाहिए क्या होता है, ऑन ऑफ की क्या होती है, सुविधा होती है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑन ऑफ है, जैसे कि जिस प्रकार से गैस चूल्हे में होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, ऑन ऑफ की क्या होती है, सुविधा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए कच्चे माल पानी डालेंगे, ये अंदर जाएंगे और यहाँ पर उपयोग होगा। ये पूरा गुंबद है, इसी कारण यहाँ पर कहना चाहिए टेम्परेचर भी अधिक होती है, और यहीं पर कहना चाहिए एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसको ऑन करेंगे तो गैस इस पाइप की सहायता से किचन तक पहुंचती है, और यहाँ पर क्या होती है, गैस चूल्हे होती है। उपयोग होने के बाद जो बचती है वो स्लरी ग्रुप में यहाँ पर क्या होती रहती है, बाहर निकलती रहती है। ठीक है, ये इनका फंक्शन है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। उसके बाद कहने की वास्तव में इसमें ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, गोबर के खाद में बैक्टीरिया पाई जाती है। इस गोबर के खाद में क्या पाई जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती है। तो यहाँ पर कहना चाहिए बैक्टीरिया का नाम को आपको सूक्ष्म जीवी के नाम को याद करके रखना है। तो यहाँ पर कहना चाहिए बेसिलस नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। इसमें कई प्रकार 4, 5, 10 प्रकार की इसमें बैक्टीरिया पाई जाती है।
एक होता है बेसिलस बैक्टीरिया, दूसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम। आप लिख रहा हूं, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, बेसिलस बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम। और इसमें कहना चाहिए रूमिनोकोकस नामक भी बैक्टीरिया पाई जाती है। और इसमें विशेष रूप से एक मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाई जाती है। इसमें विशेष रूप से मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाई जाती है। मेथेनोजेंस बैक्टीरिया को तो हमको पहले से ही पता है कि गोबर के खाद में क्या पाई जाती है, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाई जाती है, यही मेथेन का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें बेसिलस बैक्टीरिया भी पाई जाती है, क्लोस्ट्रीडियम भी पाई जाती है, और रूमेनोकोकस भी पाई जाती है, और मेथेनोजेंस भी बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है, इसमें कहना चाहिए रासायनिक क्रिया होती रहती है। इसमें कहना चाहिए रासायनिक क्रिया होगा तो पहले क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। पहले क्या बनेगा, इसमें एसिटिक एसिड बनेगा। फिर इस एसिटिक एसिड को कहना चाहिए जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया है वो किसमें इसको परिवर्तित कर देता है, मेथेन गैस में क्या कर देता है, इसको परिवर्तित कर देता है। और हमको पहले से पता है कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो उसमें मेथेन गैस होती है। मेथेन गैस क्या होती है, एक ज्वलनशील होती है, जिसके कारण बायोगैस को कहना चाहिए ऊर्जा के रूप में या फिर खाना बनाने के लिए ऊर्जा या फिर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको भी एक बार नीट में पूछा गया था कि बायोगैस ज्वलनशील होती है कि अज्वलनशील होती है। ठीक है, तो बायोगैस क्या होती है, ज्वलनशील होती है। इसी कारण कहने की इसका उपयोग किचन में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लियर। कई बार से यहीं पर और क्वेश्चन आता है, बायोगैस में जो गैस होती है उसका रासायनिक संगठन क्या क्या होता है। यहीं से एक और रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ग्लोबल वार्मिंग जो गैस होती है, ठीक है, उनमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो यहां से अधिकांश नीट में या फिर कहना चाहिए इन्वायरमेंटल से जो क्वेश्चन आएगा तो गैस संबंधित कहना चाहिए क्वेश्चन आएगा, तो या तो बायोगैस से रिलेटेड आएगा या फिर ग्लोबल वार्मिंग से आएगा या फिर फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक जो कोहरा होता है, इनके रासायनिक संगठन पूछा जाता है। इन दोनों तीनों का कहने चाहिए मैं आप लोगों को रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन बता रहा हूं। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। सामान्य पुस्तक में इसको नहीं दिया गया है क्योंकि इसका वर्णन आप 5वें यूनिट पे पा सकते हैं, जो एक इन्वायरमेंटल इशू नामक पर्यावरण मुद्दे नामक एक चैप्टर है वहां पर मिलेगा। लेकिन आपको सुविधा की दृष्टि से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। केमिकल कंपोजिशन, ये रासायनिक संगठन है। हम पहले से ये जानते हैं कि जो बायोगैस होता है उसमें कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है। ठीक है, तो यदि आप नीट का परीक्षा दिला रहे हैं
ठीक है, तो पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरी डिटेल याद रखना पड़ेगा, कम से कम इन तीनों को याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, मीथेन कितनी होती है 60%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 35%, नाइट्रोजन गैस कितनी होती है 5%, इसमें ऑक्सीजन और H2 लगभग कहना चाहिए 0% के आसपास होती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में रहेगा। तो इतने में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीन को याद रख लीजिए। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी बोलते हैं। आजकल ये कहने की एक ज्वलन समस्या है, पृथ्वी निरंतर क्या हो रही है, गर्म हो रही है। आजकल ठंड कहने की केवल 2-3 माह ही होती है, हमेशा कहना चाहिए 12 माह में 9 माह क्या होती है, गर्मी होती है। तो इतनी गर्मी क्यों है, क्योंकि पृथ्वी निरंतर क्या हो रही है, गर्म होते जा रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। विश्व में पेड़ पौधों का कटाव होते जा रहा है और मानव जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जगह जगह इंडस्ट्री लग रही है। ठीक है, तो पृथ्वी का निरंतर गर्म होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। तो इनका भी कहना चाहिए रासायनिक संगठन को आप लोग याद रख लेंगे। इसमें कहना चाहिए मुख्य गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनका योगदान 50%। इसको हम लोग को पहले से पता है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य गैस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन नीट का दिलाएंगे तो उसमें पूरी संगठन को याद करना पड़ेगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मुख्य रूप से कहना चाहिए एसी रेफ्रिजरेटर में ये गैस पाई जाती है। ये कहना चाहिए ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार गैस होता है। इसको हम लोग 5वें यूनिट में इन्वायरमेंटल इशू में पढ़ेंगे। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको तो हमको पहले से पता है। जो कहने चाहिए ओजोन लेयर है यहाँ से 25 किलोमीटर में, उसमें जगह जगह क्या हो गया है, छिद्र हो गया है, जिसको ओजोन छिद्र बोलते हैं। तो ओजोन में छिद्र होने के कारण क्या होता है, CFC गैस का ज्यादा मात्रा में उपयोग होना। इसके लिए मुख्य जिम्मेदार विकसित देश है, विशेष रूप से अमेरिका। भारत में कहना चाहिए ज्यादा घरों में एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो भारत इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मेथेन। मेथेन का भी योगदान कितना प्रतिशत है, 16% है। उसके बाद N2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनका योगदान कितना है, 7%। O3, ओजोन गैस या ओजोन, इनका भी प्रतिशत कितना है, 7% है। ये कहना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, ये गैस है। क्लियर। इसी प्रकार से इन्वायरमेंटल इश्यू में जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, प्रकाश रासायनिक धुंध या फिर कोहरा होता है, उसका भी कई बार रासायनिक संगठन पूछा गया है। फोटोकेमिकल स्मॉग मतलब